नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। देश में अब जो 13वें उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो चुका है। जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ उसमें एनडीए की तरफ से उम्मीदवार जगदीप धनखड़, उनको उस चुनाव में 528 मत हासिल हुए थे और वहीं जो विपक्ष की उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, उनको 182 मत हासिल हुए। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। 10 अगस्त तक चूंकि अभी फिलहाल एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल है, तो इसके बाद वो पदभार को ग्रहण करेंगे। अब जब एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो एम वेंकैया नायडू को चूंकि एक सर्वमान्य नेता के तौर पर जाना जाता है, सभी दलों में उनको बराबर सम्मान दिया जाता रहा है। ऐसे में एक चर्चा बहुत तेजी से शुरू हुई है कि एम वेंकैया नायडू का अब उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो किस राजनीतिक गतिविधि में शामिल रहेंगे, या उपराष्ट्रपति पद से अब उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद अब आखिर वेंकैया नायडू करेंगे तो क्या। इस बारे में तमाम तरीके की अलग अलग बातें कही जा रही हैं। एम वेंकैया नायडू चूँकि जो उनके राजनीति का कार्यकाल देखा जाए शुरुआती दौर से, तो उन्हें अपने राइमिंग्स के लिए, वन लाइनर्स के लिए, हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है। बेहद जो उनका हाजिर जवाबी भी जो होती है वो भी बेहद हल्के फुल्के लहजे में रही है, और इसलिए ही शायद ऐसा माना जाता है कि जो विरोधी दल के लोग हैं वो भी उनका उसी तरीके से सम्मान करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम आगे जिस सवाल की बात कर रहे थे उस सवाल के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम लोग जरा एक नज़र डाल लेते हैं वेंकैया नायडू के जीवन पर। 1 जुलाई 1949 को नेल्लूर में इनका जन्म हुआ। तब आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था, बाद में उसके बाद वो एक ही क्षेत्र हुआ करता था। इन्होंने राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और कानून की पढ़ाई की। फिर उसके बाद ये छात्र राजनीति में उसी समय से सक्रिय हो गए। आगे चल करके चूँकि जो दक्षिण का वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में राजनीति के लिए हिंदी आवश्यक नहीं है, पर वेंकैया नायडू जब जनसंघ और एबीवीपी से जुड़े तो इन्होंने हिंदी सीखने की शुरुआत की। ये हिंदी सीखना इन्हें राष्ट्रीय राजनीति में जब ये सक्रिय हुए तब इनके खूब काम आई, और ये जिस सहजता और सरलता से इंग्लिश बोलते थे और जिस राइमिंग और वन लाइनर का इस्तेमाल ये इंग्लिश में किया करते थे, उसी का प्रयोग, उसी तरीके का सेम प्रयोग इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में हिंदी में करना शुरू किया, जो इनकी लोकप्रियता और सर्वमान्यता का एक कारण बनी थी। इसके बाद जो इनका जो राजनीतिक कार्यकाल है, जो राजनीतिक जीवन है, उस पर नज़र डाली जाए। 1971 में बिहार कॉलेज के ये छात्र संगठन चुनाव में इन्होंने सहभागिता की और ये वहाँ पर उसके अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद फिर 73-74 में आंध्र यूनिवर्सिटी में यूनियन के अध्यक्ष बने। इसके बाद 74 में ही जयप्रकाश नारायण स्टूडेंट संघर्ष समिति जो हुई उसके राज्य संयोजक ये नियुक्त कर दिए गए। फिर 1975 में जब इमरजेंसी का दौर आया तो ये जेल गए। 1977 और 80 में जनता पार्टी के यूथ विंग के ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे। इसके बाद 1978 में उदयगिरी सीट से पहली बार विधायक चुन करके ये वहाँ विधानसभा में पहुँचे थे। 80 से 83 तक वो भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद 1985 में बीजेपी के आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। 1998 में आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। इसके अलावा जो इनके राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है, तो राष्ट्रीय राजनीति में 1993 में इनकी ठीक से एंट्री हुई। 1993 में राष्ट्रीय बीजेपी में उनकी जो एंट्री हुई, उसके बाद उनको पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1996 से साल 2000 तक वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। इसके अलावा बीजेपी के जो संसदीय समिति के सचिव और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी थी उसके भी ये सदस्य रहे थे। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको कर्नाटक से राज्यसभा भेजा। इसके बाद फिर 2004 और 2010 में भी ये राज्यसभा पहुंचे। 3 राज्यसभा के कार्यकाल और जो इनका ऑरा था, इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थायित्व मिल गया था। साथ ही साथ
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दक्षिण में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वेंकैया नायडू का नाम हो गया। वेंकैया नायडू को दक्षिण में एक जो भाजपा के चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। साल 2000 में सितंबर महीने में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय ये ग्रामीण विकास मंत्री थे। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना थी उसको इन्होंने इसका उन्होंने जिम्मा उठाया था, जिसको लेकर के भी इनकी खासी लोकप्रियता रही थी। इसके बाद इनको अलग अलग समय पर कई दायित्व दिए गए। फिर अलग अलग सरकार में जो भाजपा की सरकारें रही उसमें ये मंत्री पद का निर्वहन किया और इसके बाद फिर साल 2017 में ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। वेंकैया नायडू का जो जीवन है उसको बेहद सरलता और सहजता के साथ देखा जाता है। इनका राजनीतिक जीवन जो है बेहद बेदाग छवि वाला रहा। हालांकि कुछ विवाद इनके साथ जोड़े जाते हैं, चाहे वो साल 2004 में समय से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चुनाव कराया जाना हो या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो, इस तरीके के विवाद इनके साथ जोड़े जाते हैं। कहा जाता है कि जो साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी तो उस समय से पहले चुनाव कराने में इनकी बड़ी भूमिका थी। चंद्रबाबू नायडू से ये खासे प्रभावित रहते थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर के इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को समय से पहले चुनाव कराए जाने के लिए तैयार कर लिया था। तो ये जो छोटे छोटे विवाद हैं, पर ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं जिसमें इनके बहुत हाथ की बात कही जाती हो। अब हम अपने सवाल पर लौटते हैं। जो सवाल हमने अपने शुरू में पूछा था कि आखिर अब एम वेंकैया नायडू के लिए क्या, जो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में इस समय अपने पांव पसारने में लगी हुई है, जिसको लेकर के उसने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में आयोजित की, जो वहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें अभी वो तेलंगाना पर उसने सीधी निगाह बनाई हुई है, तमाम जगहों पर कर्नाटक में इनका कुछ पहले से हिसाब किताब मजबूत है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिस्से में अपने को मजबूत करने में लगी हुई है, उसमें क्या एम वेंकैया नायडू जैसे स्थापित चेहरे को भारतीय जनता पार्टी राजनीति से दूर होने देगी? ऐसे में एक चीज़ ये भी है कि कहा जाता है कि जब उपराष्ट्रपति बनना था उसके पहले ही एम वेंकैया नायडू ने पार्टी नेतृत्व से ये बात कही थी कि वो उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि उनको उसको लेकर के उन्होंने बयान भी दिया था। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा उपराष्ट्रपति बनने को लेकर के, तो उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ना मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, ना मैं देश का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मैं केवल उषा का पति ही बनकर रहना चाहता हूँ। उषा यानी उनकी पत्नी। तो ये एम वेंकैया नायडू के हाजिर जवाबी के तौर पर इसको देखा जाता है। बहरहाल पार्टी के आदेश के तहत वो उपराष्ट्रपति बने थे, पर अब क्या उनको पार्टी किसी नए दायित्व के तहत अपने साथ जोड़े रखेगी? क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार दक्षिण के प्रदेशों में, दक्षिण के क्षेत्रों में खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में वो एम वेंकैया नायडू को इस प्रयास में कहाँ फिट करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो तमाम उनके जो संपर्की हैं उनका कहना है कि एम वेंकैया नायडू अब स्वर्ण भारती ट्रस्ट के साथ काम करेंगे, जो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी। और बहरहाल जो उनकी बेटी चलाती हैं, जो उनकी बेटी हैं, वो उसकी देखरेख कर रही हैं। तो अब वेंकैया नायडू भी स्वर्ण भारती ट्रस्ट के साथ मिलकर के काम करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि एम वेंकैया नायडू किस रोल में भाजपा के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ लेकर के किस तरीके से उस क्षेत्र में खुद को मजबूत और स्थापित करने के लिए उनको क्या नए दायित्व देती है, ये तो आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा। बहरहाल हमारी जो आज की रिपोर्ट है उसमें इतना ही। ये जो आज की रिपोर्ट थी वो उसके कई अंश जो है वो BBC की रिपोर्ट के हिसाब से आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।